Today we are going to study class 7th social science chapter 3. So we have completed chapter 1 and chapter 2 of the social science subject. Now we have to do third chapter. So let's start. The name of the chapter is the Sultan of Delhi. So the ruler of Delhi Sultanate who reigned during the period 1206 to 1526 CE left a permanent mark on a canvas of Indian history. During this period of more than 300 years, five ruling dynasties dominated the political scene of the country. This dynasty were the slave kings 1206 to 1290, the Khilji 1290 to 1320, and Tughlaq 1320 to 1440, and the Sayyid 1414 to 1451, and the last the Lodi 1451 to 1526 CE. सो जो इंडिया के रूलर थे, ठीक है, यहाँ से जब इंडिया के जितने भी हिंदू रूलर्स थे, इसके बाद क्या हुआ, इन्वेजन ऑफ मोहम्मद ऑफ गजनवी एंड मोहम्मद ऑफ गौरी. सो मोहम्मद गौरी एंड गजनवी का अटैक होने के बाद इंडिया में फ़ौरन इन्वेजन हो गया था, मतलब बाहर से लोग आके इंडिया में अटैक कर चुके थे. इसके बाद क्या हुआ, इंडिया में एक नई शुरुआत हुई और 1206 से लेके 1526 तक एक अलग तरीके का गवर्नमेंट देखने को मिला, जिसका अपन ने नाम रखा दिल्ली सल्तनत. ठीक है, इसने इंडिया की हिस्ट्री में एक अलग सा मार्क छोड़ दिया और इसका जो राज था ये 300 ईयर्स तक चला. 300 साल से भी ज़्यादा साल तक इन लोग का राज चला. ठीक है, 300 साल से भी ज़्यादा तक इसका राज चला. कुल मिला के देखेंगे तो 320 साल तक इनका राज चला. तो इस टाइम पे कौन कौन सी डायनेस्टीज आई? सबसे पहले आई स्लेव डायनेस्टी. सबके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे. सबसे पहले पढ़ देंगे अपन स्लेव डायनेस्टी के बारे में, जो कि स्लेव डायनेस्टी कब से कब तक आई? 1206 से लेके 1290 तक. फिर आई खिलजी 1290 से लेके 1320 तक. फिर आए द तुगलक 1320 से लेके 1414. फिर आए सईद 1414 से लेके 1451 तक. फिर आए लोदी 1451 से लेके 1526 तक. ठीक है, अब इसके बाद अपन पढ़ते हैं इस चैप्टर में क्या क्या है, मतलब स्टार्ट करते हैं. दिल्ली, द गैरिसन टाउन टू एम्परर. एज द कैपिटल दिल्ली सर्व्ड सेवरल एम्परर. द तोमर बिल्ट द सिटी ऑफ Delhi in 736 CE. Later the Chauhan defeated the Tomar and established their rule in Delhi. By this time Delhi had become an important commercial center. Coin, Delhiwal, started to be minted. Many Jaina merchants settled in Delhi. With the establishment of Sultanate rule, Delhi became a center of authority. Delhi now transformed into capital which controlled vast area of the subcontinent. The present capital city of Delhi contains the remnant of 8 successive cities. They are Delhi, it was built by Delhi Ka, Kila Rai Pitora by Prithviraj Chauhan, Siri by Alauddin Khilji, Tughlaqabad by Ghiyasuddin Tughlaq, Jahanpana by Muhammad bin Tughlaq, Kotla Firoz Shah by Firoz Shah Tughlaq, Purana Kila by Sher Shah Suri, and Shah Jahanabad by Shah Jahan. In 1206, Delhi became the capital of Delhi Sultanate. Many dynasties held power in the late medieval period. They expanded and built fort and township in and around the then and city of Delhi. सो दिल्ली आज जो आपका कैपिटल दिखता है, ये शुरू में ऐसा नहीं था. शुरुआती समय में एक छोटा सा जगह था. ठीक है, आज इतनी बड़ी दिल्ली बन गई है, आज अपनी कैपिटल बन गई है. मगर इसके सबसे पहले कैपिटल कहाँ से शुरुआत हुई? इसकी शुरुआत हुई तोमरों ने इस सिटी को बनाया, जिसका नाम उन्होंने रखा क्या? दिल्ली का इसका नाम रखा. कब बनाया? 736 CE में. इसके बाद चौहान आए, पृथ्वीराज चौहान के अंडर में. ऐसे मतलब उनके राज जो उनके पूर्वज थे वो लोग आए और इन्हें तोमरों को डिफीट करके यहाँ दिल्ली में अपना राज बनाया. बाय दिस टाइम दिल्ली हैड बिकेम एन इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर. अब यहाँ पे दिल्ली बड़ी कमर्शियल सेंटर हो गई थी और कॉइन्स वगैरह स्टार्ट हो गए थे यहाँ बनना. बहुत सारे जैन मर्चेंट्स मतलब बिजनेसमैन वगैरह आके दिल्ली में सेटल हो गए. और इसके बाद जब दिल्ली सल्तनत का रूल चालू हुआ, इन लोगों ने कहाँ से रूल चालू करा? दिल्ली से ही अपना रूल चालू करा. ठीक है, और इनने अपना पूरा कैपिटल को बदल के रख दिया. आज की जो दिल्ली है, आप लोग किस किस के मतलब ये पुराने कौन सी जगह पे बनी हुई है देखने लायक है. जैसे जो तोमरों ने बनाई थी क्या? दिल्ली का. ठीक है, किला राय पिटोरा पृथ्वीराज चौहान ने बनाया था. सिरी फोर्ट किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था. तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया था. जहाँपना
बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। कोटला फ़िरोज़ किसने बनाया था? फ़िरोज़ शाह तुगलक ने। पुराना किला किसने बनाया था? शेर शाह सूरी ने। शाहजहानाबाद किसने बनाया था? शाहजहाँ। इन सब को मिला के आज के ज़माने में क्या है ये? आज के ज़माने की अपन इसको कहते हैं दिल्ली, ठीक है। इन सबको एरिया को मिला के, ठीक है। फिर फ्रॉम 1206 दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ दिल्ली सल्तनत। अब इसके बाद से जब यहाँ पे 1206 के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे दिल्ली को कैपिटल बना दिया, क्योंकि जब वो अटैक करके यहाँ पे जो ऊपर कश्मीर के साइड से अटैक करके आया तो दिल्ली सबसे पास में पड़ी और समृद्ध जगह थी, तो उनने वहाँ पे आके अपनी कैपिटल बना दिया, ठीक है, अलग अलग फोर्ट्स बना के। अब यहाँ से पढ़ते हैं मामलुक डायनेस्टी के बारे में। सबसे पहले क्या आया? मामलुक सुल्तान, ठीक है। मोहम्मद गोरी वॉज मर्डर्ड इन 1206. His sudden death was a definite setback to his newly conquered dominion. After his dismiss, Muhammad Ghori Indian possession came under the control of his general Qutbuddin Aibak, with whose reign began the slave dynasty. Qutbuddin Aibak is actual fact ruled India for only 4 years. Aibak has been sold as a slave in his childhood and was, after passing through a few hands, was finally purchased by Sultan Muhammad Ghori. So Muhammad Ghori ने पहले क्या किया? आपने देखा मोहम्मद गौरी इंडिया में आया, इसने आक्रमण करा और इंडिया में आके अब बस गया। फिर इसको क्या किया? इसके ही रिश्तेदारों ने वहाँ पे वापस गया तो मार डाला। इसके बाद जब वो ये वापस यहाँ मतलब उसके बाद जब वो उसकी डेथ हो गई तो इसने यहाँ पे जितने भी एरिया बनाए थे उस पर किसने राज किया? उसके एक स्लेव ने राज किया जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। स्लेव मतलब उसके एक नौकर ने, जो कि स्लेव मतलब होते हैं दासी, जिसको ख़रीद लिया जाता था, पैसे खरीद दे के, दास वगैरह होते थे, इनको पैसे दे के ख़रीद लेते थे, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, उस ज़माने में क्या चलता था कि इंसानों को ख़रीद लिया जाता था कि अब तुम, यदि उनके माँ बाप के पास पैसा नहीं रहता था तो वो अपने बच्चों को बेच देते थे लेबर की तरह, ठीक है। वो राजा के अंडर या किसी शहनशाह या किसी किंग के अंडर वो लोग काम करते थे। यदि उसको लड़ने के लिए बोला तो उनको लड़ना पड़ता था। तो उनमें से एक था कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी का स्लेव था। तो मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक ने इंडिया पे राज किया तो उसको क्या बोला? स्लेव डायनेस्टी, क्योंकि अब जो राज होगा यहाँ पे सब एक के बाद स्लेव होंगे, ठीक है। कुतुबुद्दीन ने राज किया। अब यहाँ से वो पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ने सिर्फ 4 साल ही इंडिया में राज किया, इसके बाद उसकी मृत्यु हो गई और ये एक छोटे से उम्र में इसको बेचा गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उसके पेरेंट्स ने इसको छोटी सी उम्र में बेच दिया था। उसके बाद वो कुछ लोगों के हाथ में गया और फाइनली किसके हाथ में गया? सुल्तान मोहम्मद गौरी के हाथ में, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। हिज मास्टरी soon noticed his efficiency and gave him responsible post. Qutbuddin Aibak is known as a founder of slave dynasty or Mamluk dynasty. Mamluk means a slave who was born of free parents. They were called slave ruler because 3 Sultan Qutbuddin, Iltutmish and Balban were themselves once slave. After Gauri's death, Aibak set up an independent kingdom with its headquarters in Lahore. He thus laid the foundation of Delhi Sultanate. फिर क्या हुआ कि अब इसकी ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये बहुत टैलेंटेड था, इसके जो वॉर स्किल्स थे, लड़ने का तरीका था, ये सब देखने के बाद बहुत खुश हो गया कौन? मोहम्मद गौरी। इसके बाद इसने उसको ना और ऊपर पोस्ट पे रख दिया। फिर इनको कहा जाता था स्लेव डायनेस्टी और मामलुक। मामलुक मतलब क्या होता था? मामेलुक मतलब होता था कि एक बंदी या स्लेव जो कि एक आज़ाद पेरेंट्स से पैदा हुआ हो। इनके पेरेंट्स कभी स्लेव नहीं थे, मगर मजबूरी में, गरीबी के कारण इनको बेचना पड़ा, इसलिए इनको मामलुक बोलते थे। और पूरी डायनेस्टी को स्लेव क्यों बोलते थे? क्योंकि इनके 3 राजा, जैसे कुतुबुद्दीन, इसका बेटा इल्तुमिश और फिर कौन? उसका फिर आगे जाने वाला एक आएगा जिसका नाम है बलबान। ये तीनों स्लेव थे एक ज़माने में, मगर फिर राजा बन गए, तो वहाँ से इसलिए इसका नाम रख दिया मामलुक डायनेस्टी और स्लेव डायनेस्टी, ठीक है। फिर आगे पढ़ते हैं। ही वॉज द फर्स्ट independent sultan ruler in India. He was very generous. He practiced of giving away large sum of money in charity gained him the title of Lagbaksh, the giver of lakh. He built 2 great mosques, one in Delhi called the Khawat ul Islam and another at Ajmer called Adai Din Ka Jhopda. Aibak made no fresh conquest as he was busy in consolidating his rule in the conquered territory. He did not even attempt to set up a sound system of administration. His rule was purely military in nature. He started building the construction of famous Qutub Minar at Delhi, but the work was completed by Iltutmish. One day in 1210 CE, while playing polo, Qutbuddin fell off his horse and was killed. तो फिर अब यहाँ से पूरा आपको समझाता हूँ क्या हुआ कि
पहली बात, ये जो फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर था दिल्ली सल्तनत का, कि पहला एक आज़ाद रूलर था, क्योंकि इनको वहाँ से कोई रूल नहीं करता था, इनके जो राजा थे, इनके जो मालिक थे वो ख़त्म हो गए थे, तो अब ये इंडिपेंडेंट थे, ठीक है। तो इतने इंडिपेंडेंट थे, उसके बाद इन्हें आने के बाद इतने जनरस थे, कि इतने जनरस मतलब दानवीर थे, कि इनको बोलते थे लक्ष्य बख्शा, मतलब लाखों का गिफ्ट दे देते थे ये लोग, किसी की यदि लाखों का कर्ज होगा तो माफ़ कर देते थे, इसलिए इनको बोलते थे लख बख्शा। फिर इनका बहुत क्या बोलते हैं, इन्हें दो बहुत बड़े बड़े मॉस्क बनाए, जिसका नाम था, एक का नाम था कुव्वत उल इस्लाम, पावर ऑफ इस्लाम जिसका मतलब होता था, और दूसरा अजमेर में बनाया था जिसका नाम था अदई दिन का झोपड़ा, ठीक है। इनने कोई भी नए राज मतलब किसी पे कब्ज़ा नहीं करा, कुछ नहीं करा, क्योंकि दिल्ली जब इनको नई नई मिली तो ये इस पे मजबूत रहना चाहते थे, और किसी पे भी आजू बाजू की जगह पे कोई हमला करके इनको लेना नहीं चाहते थे। इनने अपने टाइम पे, इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो पूरा मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन था, मतलब मिलिट्री ही रूल करती थी और कुछ नहीं करता था। और फिर ने अपने ज़माने में एक फेमस बिल्डिंग बनाई जिसका नाम था कुतुब मीनार। कहाँ पे? दिल्ली में कुतुब मीनार इनने बनाया, मगर इसको कंप्लीट नहीं कर पाए, क्योंकि वो 1210 में ख़त्म हो गए थे। क्या? एक गेम खेल रहे थे जिसका नाम था पोलो खेल रहे थे, और उनकी घोड़े से गिर के डेथ हो गई, ठीक है। फिर इसके बाद इसका किसने कंप्लीट कराया? उनके बेटे ने, जिसका नाम क्या था? इल्तुमिश, ठीक है, उसने इसको बनाया। फिर यहाँ पे एक टेबल दिया है जिसने बताया कि पूरे रूलर कौन कौन थे, ठीक है। फिर आपने हर्षा एक रूलर था इंडिया में, जो नॉर्दर्न में राज करता था, बहुत पावरफुल रूलर था। जैसे ही वो ख़त्म हुआ तो इंडिया छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के, उसको फिर कुछ राजपूतों ने चलाया, फिर कहीं जगह पे कहीं ने चलाया, किसी ने कुछ ने चलाया, तो छोटे छोटे टुकड़े हो गए इंडिया में बहुत ज़्यादा जगह, जिससे इंडिया में इंटीग्रिटी ख़त्म हो गई। मतलब एक साथ कोई भी खड़े होकर यूनिटी नहीं बची, कुछ नहीं बची, तो सब लोग अलग अलग हो गए। इससे क्या हुआ? बाहर के लोगों को रास्ता मिल गया इंडिया में आने का, ठीक है। फिर कुछ टाइम तोमरों ने राज किया, फिर अंगा पाला ने राज किया, फिर चौहान ने राज किया, फिर पृथ्वीराज चौहान ने राज किया। मतलब पृथ्वीराज चौहान और चौहान एक ही समय है। फिर इस सबसे पहले कौन आया? अर्ली टर्किश इन्वेजन में आपने देखा स्लेव डायनेस्टी आई सबसे पहले। उसमें कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, अहरम शाह, ठीक है, इल्तुमिश, रज़िया सुल्तान। ये सब अभी आप इन सब के बारे में पढ़ते जाओगे, ठीक है। आपको ये चार्ट अच्छे से याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक के बारे में आपको समझाऊंगा, सबके बारे में आपको समझ में आएगा, मगर ये आपको याद करना है कौन किस समय कौन रूलर था, किसका बेटा क्या था, किसका कौन क्या लगता था। ज़रूरी नहीं सबका बेटा ही राज करे, कोई और भी राज कर सकता था, ठीक है। ये उस ज़माने का मैप है कि कहाँ से कहाँ तक दिल्ली सल्तनत हुआ करती थी। दिल्ली सल्तनत कहाँ से भी हुआ करती थी? जो बिंदी बिंदी वाली जगह दिख रही है, यहाँ सब दिल्ली सल्तनत राज करती थी। और यहाँ पे क्या करती थी? कहीं यादव लोग राज करते थे, कहीं परमार, कहीं चालुका, कहीं होसाला, कहीं पांडास, और कहीं कहीं जगह अलग अलग लोग राज करते थे, ठीक है। फिर क्या अपन देखेंगे, आगे पढ़ते हैं, इल्तुमिश के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। कुतुबुद्दीन वाज सक्सीडेड बाय इल्तुमिश। Shammuddin Iltutmish was born of Turkish parents belonging to Ilabari tribe of Central Asia. After the death of Qutbuddin, the noble of Delhi invited Iltutmish, the governor of Badaun, to come to Delhi. Iltutmish reached Delhi and assumed sovereign power. He made Delhi his capital. He devoted the first 10 years of his reign to securing his power and position. Iltutmish had to face serious trouble from his rival Turkish noble, who had बीन प्रोमिनेंट इन पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अफेयर्स। सो जो इल्तुमिश था, ये 1210 से लेके 1236 तक इसने राज किया। ये कहाँ से था? ये भी एक स्लेव था, ठीक है। ये इसके भी बचपन में एक टर्किश पेरेंट्स थे। टर्किश मतलब एक जगह, कंट्री का नाम है टर्की, ठीक है। आप लोग गूगल पे देख लेना, कहाँ पे आपको देखना चाहिए। इंडिया से कुछ यहाँ पे कहीं जाके आप देखोगे तो यहाँ एक टर्की करके कंट्री है, वहाँ से ये लोग आए थे, ठीक है। वहाँ से इसके पेरेंट्स ने बेचा था, ठीक है। फिर ये धीरे धीरे आके जब मोहम्मद गौरी के अंडर वगैरह आया तो ये अच्छा इसने भी परफॉर्म करा, तो इसको भी जगह जगह पे इसको भी रख लिया। फिर इससे कुतुबुद्दीन भी बहुत प्रसन्न था और इसको भी अच्छी जगह पे रखा। फिर जब कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो गई तो इसको वहाँ पे दिल्ली के जो बड़े बड़े लोग थे, जो वहाँ पे जो डिसीजन करते थे, उन्होंने इल्तुमिश को बुलाया, ठीक है। इल्तुमिश को बुलाया और उसके बुलाने के बाद यहाँ पे उसको बोला कि आप दिल्ली का राज संभालो और दिल्ली पे राज करो और आप यहाँ की पूरी गद्दी संभालो। तो फिर उसने अपने 10 साल शुरू के जो 10 साल थे अपनी पावर बढ़ाने में लगा दिए। और इसने बहुत सीरियस इसको मतलब राइवल्स मतलब इसको जो प्रतिद्वंदी लोगों का बहुत सीरियस अपोजिशन फेस करना पड़ता था। कहाँ से? टर्किश लोग जो थे इसके कोर्ट में काम करते थे और इसको बड़ा अपोजिशन करते थे, ठीक है। उसमें फिर आगे अपन देखते हैं इल्तुमिश एंड मंगोल्स। सो मंगोल कौन थे? मंगोल अपने इंडिया के ऊपर एक कंट्री है, यहाँ पे रहने वालों को अपन कहते हैं मंगोल, ठीक है। यहाँ पे एक कंट्री है उसको कहते हैं मंगोलिया,
तो वहाँ के लोगों से इसका बहुत कॉन्फ्लिक्ट चला. इट वॉज ड्यूरिंग इल्तुतमिश reign that the Mongols appeared on the border of India for the first time. These fierce warlike people under their leadership Changiz Khan overran northwestern territory and reached the bank of the Indus. Some enemies of the Mongols sought shelter with Iltutmish, but he refused them century. He thus saved his kingdom from the Mongol anger and sure devastation. फिर क्या हुआ कुछ समय के बाद, एक सेकेंड, फिर क्या हुआ कि मंगोल, अब यहाँ पे क्या हुआ, मंगोल के लोग पहली बार इल्तुतमिश की राज में इंडिया के बॉर्डर पे दिखने लगे थे. ये इंडिया का बॉर्डर था, यहाँ पे मंगोलिया था, ठीक है, यहाँ पे मंगोलिया था. ये लोग यहाँ से आके यहाँ पे आके बैठ गए थे. तो इनको पहली बार देखा गया इल्तुतमिश की राज में. कौन कौन थे मंगोल वगैरह, कौन होते हैं? चंगेज खान, जो आपने सुना होगा, बहुत फेमस रूलर थे, ठीक है. एक बहुत ख़तरनाक राजा था जो बहुत ख़तरनाक अटैक करता था. एक जगह जाता था तो वहाँ पे सब तबाही कर देता था, सब डरते थे चंगेज खान के नाम से. वो मंगोल था. तो इन्हीं के टाइम पे मंगोल भी यहीं पे आजू बाजू मिले गए, पाए गए. कहाँ पे? बैंक ऑफ इंडस के पास. इंडस यहाँ पे, इसके पास भी, यहाँ पे भी एक रिवर इंडस है, इसके पास में मिले गए. कौन? चंगेज खान के लोग, ठीक है. मगर क्या किया इनने, जैसे कुछ मंगोल के जो दुश्मन थे वो लोग इंडिया में आके बस गए थे. तो उसको ढूंढता ढूंढता वो यहाँ पे आया. और फिर जब उसको पता लगा इल्तुतमिश को कि ये चंगेज खान के रिलेटिव है, मतलब दुश्मन है, तो उनने, इल्तुतमिश ने भी उनको रहने से मना कर दिया यहाँ पे. क्योंकि यदि वो उसकी जगह दे देता तो चंगेज खान इंडिया पे हमला कर देता. तो इसलिए उसके कारण उसने अपने किंगडम को बचा लिया मंगोल के गुस्से से, ठीक है. फिर इल्तुतमिश की बिल्डिंग्स वगैरह देखते हैं कि इल्तुतमिश वाज अ ग्रेट बिल्डर. ही कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार which was started by Qutbuddin. He also built the magnificent mosque of Badaun in and his own mausoleum in red sandstone in Delhi. So जो इल्तुतमिश था, इसने जो उसके पहले जो रूलर थे जिसका नाम क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था? कुतुब मीनार का. कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, उन्होंने किसका कंस्ट्रक्शन चालू करा था? कुतुब मीनार का. तो वो कुतुब मीनार का जो कंस्ट्रक्शन पूरा ख़त्म नहीं कर पाए थे, उससे पहले उनकी डेथ हो गई थी. तो उसका कंस्ट्रक्शन इल्तुतमिश ने पूरा कराया था. और एक मैग्निफिसेंट, मतलब बहुत बड़ा मॉस्क उनने, बहुत खूबसूरत मॉस्क एक बड़याओं में बनाया था. और उनने खुद का मसोलियम बनाया था. मसोलियम मतलब जहाँ पे उनको मृत्यु के बाद दफनाया जाए, रखा जाए, तो उसको अपन कहते हैं मसोलियम, ठीक है. तो उनने अपना एक मसोलियम बनाया. कहाँ पे? दिल्ली में, रेड सैंडस्टोन का, ठीक है, लाल पत्थर का. फिर इसके बाद कौन आई? रज़िया सुल्तान, ठीक है. रज़िया सुल्तान कौन थी? उनकी बेटी थी इल्तुतमिश की, ठीक है. पहली बार आप किसी की रूलर का फीमेल के बारे में बात करोगे तो पहली फीमेल रूलर कौन थी? रज़िया सुल्तान. दिल्ली सल्तनत हो या कभी भी हो, इंडिया में बहुत कम हुआ कोई फीमेल रूलर ने रूल करा हो, तो वो थी रज़िया सुल्तान. 1236 से लेके 40 तक. तो इल्तुतमिश बिफोर हिज डेथ इल्तुतमिश had nominated his daughter Razia as a successor. However, some Turkish nobles were unwilling to accept a woman as their sovereign. The noble accused her of showing undue favor to an Abbasid noble, Jalaluddin Yaqut. All this factor gave the noble an excuse for revolt. So क्या हुआ? इल्तुतमिश मरने से पहले अपनी बेटी का नाम बोल के गया कि इसको मेरे जगह पे गद्दी संभालेगी. मगर जो तर्किश के जो नोबल थे, नोबल मतलब जो बड़े बड़े लोग कोर्ट में बैठते हैं, उनको ये पसंद नहीं था कि उनको कोई भी एक विमेन एक उनको रूल करे. इसलिए उनने क्या किया, इनके खिलाफ षड्यंत्र रचा और इनको बोला कि ये अनफेवर, मतलब अपने अनचाहे फेवर पहुँचाती हैं अपने एक घुड़सवार के पास, ठीक है. तो उसका नाम था जलालुद्दीन याकूट. जलालुद्दीन याकूट को ही फेवर्स पहुंचाती हैं, जिसकी वजह से इन लोगों ने उसको भी भगा दिया सत्ता से और इस याकूट को मार डाला. फिर आगे पढ़ते हैं किसका? नासिरुद्दीन महमूद. ये 1246 से लेके 1266 तक इनने राज किया था, ठीक है. So after the death of Razia Sultan, there was political chaos and confusion in the country. Two rulers, Bahram and Masood, came to the throne. They proved to be worthless, and eventually Nasiruddin Mahmud, the younger son of Iltutmish, was raised to the throne. One of his noble, Ghiyasuddin Balban, became the prime minister. Balban was a powerful in his state. So रज़िया सुल्तान के डेथ के बाद क्या हुआ, पूरा तरीके से हड़कम मच गया और एक कन्फ्यूजन सी पैदा हो गई कि अब कौन रूल करेगा. अब दो रूलर थे, एक बहरम में मसूद, जो कि रूल में गद्दी पे बैठे, मगर एकदम कोई काम के नहीं निकले. जिसके बाद क्या हुआ, नसीरुद्दीन महमूद, द यंगर सन ऑफ इल्तुतमिश, या मतलब जो छोटे बेटे थे इल्तुतमिश के, फिर उनको गद्दी पे लाया गया. जिसके में कौन प्रधानमंत्री बना? गियासुद्दीन बलबान. अभी आप इसके बारे में पढ़ोगे, गियासुद्दीन बलबान क्यों पढ़ोगे? क्योंकि अगला रूलर यही बनेगा,
ये देखो गयासुद्दीन बलबान रूलर बनेगा, इसको मार के ये रूलर बन जाएगा, ठीक है। बलबान वाज ऑल पावरफुल इन स्टेट। सो फिर क्या हुआ, गयासुद्दीन बलबान रूलर बना 1266 में, ठीक है। सो इन 1266 गयासुद्दीन डाइड एंड बलबान बिकेम द अनडिस्प्यूटेड सुल्तान ऑफ दिल्ली आफ्टर अ हार्ड स्ट्रगल अगेंस्ट हिज एनिमी। ही रूल्ड अस किंग फॉर 20 ईयर्स फ्रॉम 1266 टू 86। 20 साल तक इसने रूल करा। नसीरुद्दीन की डेथ के बाद इसने पूरे लोगों से लड़ाई लड़ी, जितने लोग वहाँ पे थे कि गद्दी संभालने के लिए, फिर उसके बाद जाके इसको सत्ता मिली। बलबान हैड टू फेस many hardship as the prime minister as well as the sultan. His own Turkish noble called Fortis hatched conspiracies against him. Rajput chief also had been completely subdued. The Mongol invasion had also became a great danger to the safety of the emperor, but Balban faced all this difficulty boldly. सो बलबान के पास बड़ी चुनौतियाँ आई। पहले तो क्या थी चुनौतियों में से एक कि टर्किश नोबल जो थे वो परेशान कर रहे थे, जिनको चालीसा बोला जाता था। द 40 मतलब द चालीसा, ठीक है। 40 मतलब क्या होता है, 40 बोलते हैं ना हिंदी में, तो वैसे ही इनको बोलते हैं चालीसा, मतलब 40 लोग मिलके किंग की मदद करते थे, तो इनको कहते हैं अपन नोबल, टर्किश नोबल। तो इल्तुमिश ने ऐसा चालू करा था कि 40 अच्छे लोगों को सेलेक्ट कर लेता था, कोर्ट में रखता था, जो लोग किंग को सजेशंस देते थे, ठीक है। तो उनको बोलते थे द चालीसा। ये लोग क्या करते थे, अब जैसे बलबान बन गया, बलबान उनको पसंद नहीं था, तो वो उसके खिलाफ कंस्पिरेसीज करते थे, मतलब षड्यंत्र रचते थे। फिर इनको राजपूत राजा लोगों को भी ये पसंद नहीं था, मगर इसने उसको भी दबा दिया, ये कॉन्स्पिरेसी करने वालों को भी दबा दिया। और आखिरी में कौन आया, मंगोल इन्वेजन हुआ, और उन सब से भी बलबान ने बड़ी चुनौती को बड़े साहस के साथ लड़ा और उन सबको पीछे करा। फिर उसके बाद कौन आया, फिर आया अगरा रूरल जिसका नाम था खिलजी सुल्तान, ठीक है। आपने पढ़ा होगा, अभी एक मूवी देखी होगी खिलजी के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, इन सब के बारे में आपने मूवी देखी होगी। सो ये उसी खिलजी के बारे में कहानी है, ठीक है। सो सबसे पहले इस खिलजी की जो साम्राज्य की घटना किसने करी थी, ये करी थी जलालुद्दीन खिलजी ने, ठीक है। 1290 में ये शुरू हुआ, कौन, जलालुद्दीन खिलजी ने शुरू करा, और 1296 में जलालुद्दीन खिलजी की डेथ हो गई। अब वो डेथ कैसे हुई वो भी देखने लायक है, आपको भी समझ में आएगा। जलालुद्दीन खिलजी कैप्चर्ड द थ्रोन आफ्टर मर्डरिंग कैकाबाद, द लास्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। Turkish noble found it hard to accept a Khalji as a sultan of a kingdom, but Jalaluddin proved to be too strong for them. He had another achievement to his credit. He had repulsed a terrible invasion of a Mongol in 1291. Jalaluddin was treacherously murdered by his nephew Alaluddin Khilji. Aladdin Khilji succeeded the throne in 1296 CE. He could not feel secure unless he had subdued his rival. He sent a force of 40,000 soldiers under Alga Khan and Zafar Khan to attack Multan and capture Arkali Khan and Ibrahim, the two sons of Jalaluddin. The princes were defeated and imprisoned at Hansi. They were blinded and later murdered. Thus Jalaluddin consolidated his position in Punjab. In order to win over the noble, he distributed among them the booty which he had received from the Devanagari campaign. फिर क्या हुआ इस समय में आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन जलालुद्दीन कहाँ से आया। जलालुद्दीन ने क्या किया, पहली बात कि जैसे बलबान था, बलबान के बाद भी कुछ कुछ रूलर आए जिसका नाम अपन को मतलब पढ़ने के लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, अभी आगे आप क्लास में पढ़ेंगे, अभी कोई ज़रूरी नहीं है उनके बारे में, क्योंकि उनका राज कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। बलबान से बड़ा कोई राजा नहीं था इस आखिरी में, ठीक है। इसके बाद के जो थे वो तो बिल्कुल वर्थलेस थे, कोई काम के ही नहीं थे। तो उनमें से आखिरी था कैकाबाद, जिसका मर्डर किसने करा था, जलालुद्दीन खिलजी ने उसको मार दिया था, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी कौन था, अलाउद्दीन खिलजी का ससुर। अलाउद्दीन खिलजी जो आपने मूवी में देखा था खिलजी, उसका था ये ससुर, ठीक है। उसको पहले तो क्या हुआ, जलालुद्दीन खिलजी ने पूरा राज किया। अब उसको टर्किश नोबल जो चालीसा थे उनको पसंद नहीं था ये, मगर उनके लिए बड़ा पावरफुल था खिलजी, इतना पावरफुल था कि उनसे कुछ करते नहीं बनता था उनके, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, अब उनके पास कोई चारा नहीं था तो उसको राज करने दिया। तो उसने बढ़िया राज किया, मगर और क्यों राज करने दिया, इसका एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था इसके पास कि इसने मंगोल का एक इन्वेजन, मतलब मंगोल लोगों ने हमला कर दिया था इंडिया में 1291 में, और इसने उनको हरा दिया था, इसलिए इसका इतना बड़ा नाम था। मगर इसका मर्डर किसने करा था, इसी के नेफ्यू ने करा था, भांजे ने, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी भांजा भी था और इसका ससुर भी था अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। इसने इसको मार दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की बेटी से शादी करी थी और वो उसका मामा भी था। कौन, जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी का मामा भी था,
उसके बाद भी उसने मर्डर कर दिया था उसका। मगर उसको क्या हुआ कि जब वो गद्दी पे बैठा तो उसको चैन नहीं आया। उसने बोला कि यार मेरे को विश्वास नहीं होता कि यहाँ पे मेरे लोग मेरी सुनेंगे। तो इसने क्या किया, जलालुद्दीन के दोनों बच्चों को भी बंदी बना दिया और कैद में डाल दिया, और उन दोनों को अंधा बना के आखिरी में मर्डर भी कर दिया, उनको भी ख़त्म कर दिया। ठीक है, अलाउद्दीन ने फिर आखिरी में क्या किया, पंजाब तक अपना पोजीशन बनाया, बढ़िया पंजाब तक कब्जा किया। और इसने बाकी जो चालीसा थे उनका विश्वास जीतने के लिए क्या किया, उनको अपनी जो जब भी कहीं पे भी जाता था, यदि लूट मार मचाने के लिए किसी पड़ोसी जो एरिया था वहाँ पे कब्ज़ा करने के लिए, तो वहाँ पे जो भी पैसा मिलता था वो नोबलों के साथ बांटता था। तो उसने देवनगरी का जो कैंपेन था, देवनगरी एक जगह थी जहाँ पे उसने हमला किया था, वहाँ के भी उसने कॉन्क्वेस्ट को बांटा था। अब अलाउद्दीन की कॉन्क्वेस्ट मतलब क्या था, अलाउद्दीन ने कहाँ कहाँ जाके अपना कॉन्क्वेस्ट करा था, मतलब कहाँ कहाँ जाके उसने अपने आप जगह हथियाई थी। ठीक है, ये बहुत बड़ा, अलाउद्दीन ने सबसे बड़ा मतलब सबसे ज़्यादा कहीं कहीं जाके जगह को अपने अंडर करा, बहुत सारे राजाओं को अपने अंदर दबाया, युद्ध लड़े। सो ये बहुत ज़रूरी है अपन को देखने के लिए। अलाउद्दीन बिलीव दैट कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन एंड डिफेंस कुड गो ऑल टुगेदर। ही वॉन्टेड टू बिकेम अ वर्ल्ड कॉन्करर एंड कॉल्ड हिमसेल्फ द सेकेंड अलेक्जेंडर. He adopted the policy of expansion. Alauddin first planned to establish his rule over the whole of India. His conquest may be studied under two headings: first, conquest in northern India, and second, conquest of southern, conquest of Deccan. So क्या हुआ, इससे पहले जो राजा थे ये लोग सब लोग अपने राज्य को ही मजबूत बनाने में लगे थे कि दिल्ली है तो एक काम करो, दिल्ली को और मजबूत बनाओ, बड़े बड़े किले बना के इसको पैक कर दो, ठीक है, कल को कोई यहाँ पे हमला नहीं कर पाए। और अलाउद्दीन ने बोला कि नहीं यार, अपन ये भी कर सकते हैं और साथ साथ बाजू वाले एरिया पे भी कब्जा कर सकते हैं, क्यों ना अपन ये बाजू वाले जितने भी एरिया है इन पे भी कब्जा करें। तो इसने धीरे धीरे ऐसे करके सब जगह कब्जा करना स्टार्ट किया। इसने अपने आप को बोला कि मैं सेकंड अलेक्जेंडर हूँ, क्योंकि अलेक्जेंडर ने भी दुनिया के 1/3 दुनिया पे हमला करके अपने आप को कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो अलेक्जेंडर को बोलता था अपने आप को। और इसने जो इसका जो भी अपन कहेंगे कॉन्क्वेस्ट जो था, कॉन्क्वेस्ट मतलब आपको समझ में आया कि नहीं आया, कि इसने जो जगह वॉर करके जगह पे अपनी जगह को जीत के लाया उसको अपन कहते हैं कॉन्क्वेस्ट। तो उसके दो कॉन्क्वेस्ट फेमस हैं, एक था नॉर्थ की तरफ, एक था साउथ की तरफ। ठीक है, दो कॉन्क्वेस्ट इसके फेमस थे। अपन पहले पढ़ेंगे नॉर्थ की तरफ कैसा कॉन्क्वेस्ट था। सो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1297 एंड 1305 CE, अलाउद्दीन कॉन्कर्ड द फॉलोइंग स्टेट्स इन नदर्न इंडिया. कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात. Alauddin general Nusrat Khan invaded Gujarat and plundered the flourishing port of Cambay. There he purchased a Hindu slave called Malik Kafur for 100 dinars. Malik Kafur embraced Islam and later extended the Khilji Empire to the whole of South India. So इसका जो रूल था 1297 से लेकर 1305 तक। ठीक है, अलाउद्दीन ने क्या किया, नदर्न एरिया में, नॉर्थ के एरिया में बहुत हमले करें। उसमें से पहला कॉन्क्वेस्ट क्या पढ़ेंगे, इसका हमला कहाँ पे, गुजरात की तरफ, इसका कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसका जनरल था नसरुत खान। इसने गुजरात पे हमला किया और वहाँ पे खूब सारे पोर्ट, मतलब वहाँ का जो पोर्ट था, गल्फ़ ऑफ कम्बैट आप पढ़ते होगे, तो ये गल्फ़ ऑफ कम्बे मतलब वहाँ पे जो समुद्र के पास के एरिया थे वहाँ पे बहुत व्यापार होता था, वहाँ पे लूट मार करके बहुत पैसा कमाया। फिर इसने क्या किया, 100 दिनार दे के एक आदमी को खरीदा, स्लेव को खरीदा। कौन था वो, बंदी को खरीदा, जिसका नाम था मलिक कफूर। अभी इसने क्या किया, इस्लाम को अपना लिया था और फिर खिलजी के साथ उसकी मदद करके साउथ में उसकी मदद करने में, हमला करने में मदद करा। और फिर आप पढ़ेंगे आगे हिस्ट्री में कि ये साउथ जो ये मलिक कफूर था, ये धीरे धीरे भी और राज करेगा, ये खुद राज करेगा। अभी आप इसके बारे में कभी हिस्ट्री में आगे क्लासेस में भी पढ़ सकते हो, अभी देखते हैं अपन। फिर इसका कौन था, कॉन्क्वेस्ट ऑफ रणथंबोर। इसने रणथंबोर में भी कॉन्क्वेस्ट किया। तो 1301 में अलाउद्दीन जनरल अलगा खान एंड नुसरत खान laid siege to the fort. Nusrat Khan along with many Muslim soldiers was killed in a battle. Ultimately, Alauddin himself took over the command of the army and attacked Ranthambore. The Rajput chief put up tough resistance but was defeated and put to death. So, रणथंबोर में जब लड़ाई हुई तो इसके दो जनरल उल्गा खान और नुसरत खान गए, इनने किले पे हमला करके पूरा किला अपना लिया। ठीक है, इनके जो बहुत सारे मुस्लिम जो सैनिक थे वो सब मारे गए। फिर आखिरी में क्या हुआ, अलाउद्दीन ने खुद ने कमांड संभाली पूरी आर्मी की और रणथंबोर पे हमला कर दिया, जिसके बाद राजपूत राजाओं ने हार मान ली और सरेंडर कर दिया और उनकी मृत्यु हो गई। फिर इसके बाद कौन सा था फेमस, चित्तौड़, जिसके बारे में पूरी मूवी बनी है, आपने देखा होगा, पद्मावत। ये वही वाले पूरा वॉर के बारे में जो आपने पढ़ा होगा, ये पूरी कहानी इसी चित्तौड़ के कॉन्क्वेस्ट के बारे में। राणा रतन सिंह एंड हिज सोल्जर फॉट टू द लास्ट मैन
In 1305, Alauddin conquered Malwa, the city of Ujjain, Mandu and Chanderi. Thus by 1305, Alauddin had became practically the master of whole northern India. So राजा रतन सिंह को इसने हराया और रतन सिंह भी आखिरी तक लड़े जब तक उनने युद्ध भूमि में अपनी जान नहीं दे दी। ठीक है, फिर इसने अलाउद्दीन ने मालवा जो मध्य प्रदेश के पास के एरिया है जो कि मालवा पर कहलाता है, और जैसे उज्जैन, मांडू और चंदेरी जैसी जगह पे भी हमला करके यहाँ पे भी इसने कब्ज़ा किया। फिर इसका अपन ने एक तो देख लिया, अब नॉर्थ के साइड क्या कहाँ कहाँ इसने हमला किया था। ठीक है, अब अपन देखेंगे कि इसने साउथ की तरफ कहाँ कहाँ हमला किया था। साउथ की तरफ देखते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, कॉन्क्वेस्ट ऑफ देवगिरी 1307 अलाउद्दीन खिलजी सेंट एन आर्मी अंडर मलिक कफूर against King Ramchandra of Devanagari. The king was defeated by Alauddin, allowed him to rule as a vassal. Devanagari now became base for Alauddin's further campaign in the south. So अलाउद्दीन ने क्या किया, 1307 में अपने स्लेव को मलिक कफूर, अभी आपने इसके बारे में पढ़ा, उसको भेजा कहाँ पे, साउथ में, किसके लिए, राजा रामचंद्र को हराने के लिए देवनगरी भेजा। तो राजा इनको हरा दिया, मगर हराने के बाद राजा को क्या किया, इनने वापस से बिठा दिया और बोला कि तुम हमारे लिए काम करोगे, तुम यहाँ बैठे तो रहोगे मगर तुम हमें ये मानोगे कि हम तुमसे बड़े हैं। तो वो लोग क्या करते थे, एक दूसरे को इज्जत देते थे। जब खिलजी वहाँ से निकलेगा तो वो कुछ नहीं बोलते थे, खिलजी को हर साल कुछ ना कुछ पहुँचाते थे, पैसे पहुँचाते थे, जिससे खिलजी भी खुश, ये भी खुश, और इसकी भी जगह वापस कर दी थी। और खिलजी को इतना चाहिए था, काफ़ी था कि इसके लोग इज्जत करें इस एरिया में, पैसा भी खूब लूट के लाया था। फिर इससे क्या हुआ, यहाँ पर एक जगह मिल गई इनको रहने के लिए। तो खिलजी लोगों ने इसके बाद यहाँ पे बेस बना के नीचे नीचे अटैक करते गए। तो उसके बाद कहाँ अटैक किया, वारंगल में क्या किया, इट्स रूलर प्रतापरुद्र देव ऑफर टफ रेजिस्टेंट बट वाज डिफीटेड। ही एग्रीड टू पे एन एनुअल ट्रिब्यूट टू द खिलजी रूलर। मलिक कफूर रिटर्न टू दिल्ली विद एन इमेंस बूटी। सो क्या हुआ, वारंगल में हमला करने गए तो कौन राजा मिला वहाँ पे, प्रतापरुद्र देवा। सो ये वहाँ पे राजा था, ये हार गया। हारने के बाद राजा को मारा नहीं इनने बोला कि आप राज करो, मगर साल में एक बार हर साल हमको आप लोग कुछ पैसे, इतने करोड़ रुपए या इतने सोना चांदी आप हमको पहुंचाओगे। तो इनने वहाँ पे पहुंचाया। वहाँ पे कौन गया था हमला करने, मलिक कफूर गया था, जो कि अपने साथ इमेंस मतलब बहुत बड़ी बूटी लेके आया। बूटी मतलब लूट लेके आया दिल्ली। ठीक है, फिर क्या था, द्वारसा मुद्रा जगह पे इनने हमला किया। वहाँ पे कौन राजा था, राजा वीर भल्ला 3 सबमिटेड विदाउट रेजिस्टेंट। यहाँ पे तो राजा ने लड़े बिना ही आप पहले ही अपने आप को सरेंडर कर दिया। मलिक कफूर लूटेड एंड प्लंडर सम ऑफ द फेमस टेम्पल। अब यहाँ पे मलिक कफूर ने बहुत फेमस जो टेम्पल थे उन सब में लूट करा और दिल्ली आया बहुत बड़ी क्वांटिटी गोल्ड और सिल्वर के साथ। ठीक है, फिर इनका कॉन्क्वेस्ट कहाँ था, मलबार में। मलबार मतलब जो नीचे का साउथ का एरिया केरला के पास का, उसको कहते हैं मलबार। सो मलिक कफूर मार्च टू द मलबार कोस्ट देन रूल्ड बाय द पांड्यास। उस समय जो पांड्या रूल करते थे, पांड्या वगैरह रूल करते थे वहाँ पर उसने पहुँचा। उसने वहाँ पे भी बहुत वेल्थ चुराई और कहाँ लौटा, मदुरई। फिर मदुरई पे भी हमला करा जहाँ पे भी पांड्या किंग थे, और यहाँ के राजा थे वीर पांड्या जो कि हार गए थे इससे। फिर इसने वहाँ पे बड़ी लार्ज बूटी, मतलब वहाँ से बड़ी लार्ज अमाउंट ऑफ घोड़े और एलिफेंट, घोड़े में और एलिफेंट में भर के वहाँ से बड़ी लूट लेके आया। ठीक है, फिर कहाँ गया वो, रामेश्वरम गया और यहाँ पे ही बिल्ट मैनी मॉस्क देयर एंड रिटर्न टू दिल्ली। फिर इसने रामेश्वरम जाके बहुत सारे मॉस्क बनाए, फिर वहाँ से उसने दिल्ली वापस गया। ठीक है, इसके बाद क्या पढ़ेंगे अपन, सेकेंड कैंपेन ऑफ देवगिरी 1312 से लेके अपन पढ़ेंगे। तो राजा शंकर देवा द सन ऑफ रामचंद्र हैड स्टॉप पेइंग द प्रॉमिस्ड ट्रिब्यूट टू अलाउद्दीन खिलजी। मलिक कफूर again invaded Devanagari and called Shankradeva. This is the last Deccan campaign of Malik Kafur. He had brought the whole of South India under the control of Alauddin Khilji. So मलिक कफूर का ये आखिरी था। अब यहाँ का जो देवनगरी में फिर से हमला करने की वजह क्या थी, देवनगरी की जो राजा था उसने पैसे देने से मना कर दिया था ऊपर। तो इसके बाद इसने मलिक कफूर ने आखिरी बार यहाँ पे हमला किया और इसके बेटे को भी मार दिया जिसका नाम था शंकरदेव। ठीक है, शंकरदेवा को मार दिया और बहुत बड़ी अमाउंट में सब लूट बात वापस लेके आया। और इसके साथ इसने साउथ में आखिरी जगह थी यही देवगिरी। ठीक है, फिर अपन पढ़ेंगे इनके अलाउद्दीन और मंगोल के बारे में। ठीक है, अलाउद्दीन टुक सेवरल मेजर टू चेक द फर्दर इन्वेजन ऑफ द मंगोल। ही स्ट्रेंथेंड द आर्मी एंड मेड इट मोर एफिशिएंट। ही रिपेयर्ड द फोर्ट विच ले ऑन द रूट ऑफ द मंगोल। ही ऑल्सो बिल्ट न्यू फोर्ट एट स्ट्रेटेजिक प्लेसेस। He stationed his army in the frontier province of Multan, Shamana and Dapalpur to check the advance of the Mongol.
द मंगोल वेयर सो वेल चेक्ड बाय अलाउद्दीन काउंटर मेजर दैट दे डिड नॉट इन्वेड इंडिया as long as अलाउद्दीन वाज अलाइव। सो अलाउद्दीन ने क्या किया, पहले तो इनका सबसे बड़ी चुनौती कहाँ से मिलती थी, ऊपर से मिलती थी, मंगोल लोगों की तरफ से मिलती थी। तो इसने क्या किया, उनसे बचने के लिए अपनी आर्मी को बहुत मजबूत बनाया और एफिशिएंट बनाया। सारे किलों को इनने सुधारा और सारे मंगोल के रास्तों को सबको इनने बंद कर दिया, ठीक है। और जगह जगह पे फोर्ट बना दिए, किले बना दिए कि इनको देखने के लिए कोई आ तो नहीं रहा वहाँ से। और इन्हें बड़ी बड़ी आर्मियों को बीच में बिठा के रखा मुल्तान, समाना और दपलपुर में, कि यदि मंगोल आए तो यहीं पे इनको अपन चुनौती दे देंगे, जिससे ये लोग यहाँ तक आ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसके वजह से जब तक अलाउद्दीन जिंदा था तब तक मंगोली कभी हमला नहीं कर पाए, ठीक है। इसके बाद का जो पार्ट है अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद का अपन जो पार्ट है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक आप इसको फिर से रीड करो और कोई भी डाउट हो तो आप ग्रुप पे पूछ सकते हो। थैंक यू।